हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे हमारे एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक क्षेत्रमिति 2D मतलब 2 डायमेंशनल 2 निर्देशांक के बारे में, और उसका हम देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले कुछ बेसिक समझेंगे जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस की, फिर जो क्वेश्चंस है उनको हम करेंगे। तो देखिएगा क्या समझना है, क्या देखना है, पहले उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की बात करें तो क्षेत्रमिति जो होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो होती है 2D मतलब 2 निर्देशांक 2 डायमेंशनल, और एक होती है 3D मतलब 3 निर्देशांक 3 डायमेंशनल। 2D में हम बात करते हैं किसके लिए? क्षेत्रफल मतलब एरिया, परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, इनके बारे में। और 2D में हम देखते हैं क्या? लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ के बारे में। ठीक है। और 3D में अगर हम बात करें तो 3D में हम देखते हैं क्षेत्रफल, एरिया तो हम देखेंगे ही, और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं आयतन मतलब वॉल्यूम के बारे में। ठीक है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के बारे में बात की जाती है, तभी ये बनता है क्या? 3D 3 डायमेंशन। तो आपको एक छोटा सा बेसिक पता चला क्षेत्रमिति के बारे में। ठीक है। अब 2D में हम क्या क्या पढ़ेंगे और 3D में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में देखते हैं। तो 2D में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखिएगा 2 डायमेंशनल 2 निर्देशांक जिसे हम कह रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे किन किन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे वर्ग मतलब स्क्वायर, आयत मतलब रेक्टेंगल, वृत्त मतलब सर्कल, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, और त्रिज्यखंड मतलब सर्कुलर सेक्टर। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और यही अगर 3D की बात करें तो 3D में हम किन किन के बारे में बात करेंगे, तो 3D में हम देखेंगे घन मतलब क्यूब, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, बेलन मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म, फिर शंकु जिसे हम कहते हैं कोण। ठीक है। फिर हम इसी में देखेंगे क्या? गोला मतलब स्फीयर, अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर। फिर बात करेंगे इसी में हम पिरामिड, और इसी में हम बात करेंगे प्रिज्म की भी। तो ये इतनी चीजें हम देखने वाले हैं 2D और 3D में, और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आपका कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर अलग है। ठीक है। ये 2D का चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये 3D का है। तो दोनों ही क्या? क्षेत्रमिति, लेकिन 2D में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं और 3D में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। नाम अलग से भी होते हैं। इसका नाम हो जाता है परिमाप और क्षेत्रफल इस तरीके से, इसका नाम हो जाता है क्षेत्रफल और आयतन इस तरीके से। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको स्टार्ट, कई लोग त्रिभुज भी इसमें देखते हैं, लेकिन हम त्रिभुज, चतुर्भुज जो है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं, उनकी बात करेंगे, ज्यामिति ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस टाइम, इसमें हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ग से। वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड, इनका नॉलेज लेते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं उनको देखते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2D, क्योंकि अभी हम 2D चैप्टर देख रहे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 पार्ट जितने भी होंगे इसके, उसके बाद में हम बात करेंगे 3D के बारे में। चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्ग। देखिएगा वर्ग मतलब स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें, वर्ग और आयत दोनों साथ में देख लेते हैं। तो अगर इसी के साथ आयत की भी यहां पर बात की जाए, आयत मतलब रेक्टेंगल। तो क्या होता है वर्ग और क्या होता है आयत? वर्ग और आयत दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है
कि जो वर्ग है उसमें चारों भुजाएं एक समान होगी, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में एक समान होती है। तो वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, और उस भुजा का नाम जो है वो हमने दे दिया ए, तो ए हो गई उसकी भुजा, मतलब उसकी साइड। ठीक है, तो चारों भुजाएं एक समान है, जबकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है। तो ये जैसे कि आयत की आकृति बनी हुई है, ये हो गई इसकी लेंथ, एल से लिख दिया हमने लंबाई, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, इसको लिख दिया हमने बी से चौड़ाई। तो एल हो गई यहां पर क्या, इसकी लंबाई, और बी हो गई इसकी क्या, चौड़ाई। ठीक है यहां तक। चलिए, तो आप देख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर और उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर। और क्या समानता है, अगर मैं बात करूं इस वर्ग की, तो हर एक जो अंत है कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल शुड बी 90 डिग्री फॉर द स्क्वायर। और सेम कंडीशन किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। इसका भी हर एक अंत है कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। चलिए और देखते हैं, इसमें अगर मैं विकर्णों की बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं, तो कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बनी हुई एक आकृति है, तो 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब इसमें विकर्ण कितने होंगे, 2। तो जब इसमें 2 विकर्ण होंगे तो ये भी एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, तो इसमें भी नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। तो इसमें 2 विकर्ण कौन से, एक विकर्ण ये इस तरह से और एक विकर्ण ये रहा इस तरह से। ठीक है, और इधर 2 विकर्ण कौन से, सिंपल से आप समझ सकते हो, एक विकर्ण इस तरीके से और एक विकर्ण होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, सीधी होगी बिल्कुल लाइनें। अब अगर इसको हम नाम दे दें पी क्यू आर एस, और उधर अगर हम नाम दे दें इसको, जैसे कि कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ई एफ जी और एच, तो दोनों विकर्ण जो है, दोनों विकर्णों की लंबाइयां एक समान होगी। तो इस विकर्ण में पी आर और क्यू एस, ये दोनों विकर्ण लंबाई में आपस में एक समान हो गए। वैसे इधर जो 2 डायगोनल हैं, ई जी और एच एफ, ये दोनों विकर्ण भी आपस में लंबाई में क्या हो गए, एक समान हो गए। तो आप देख सकते हैं दोनों विकर्ण आपस में लंबाई में एक समान होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके क्षेत्रफल की। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें, तो इसका क्षेत्रफल या एरिया कह दीजिए क्या होगा इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा जब कभी भी आप कोई भी प्लॉट देखते हैं, जमीन का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं प्लॉट, तो वो हम देखते हैं किस साइज का है, तो हम कहते हैं कि वो कितने का है, 80/60 का है। इसका मतलब हम उसका एरिया बता रहे हैं, तो 80/60 मतलब हम उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके बता रहे हैं। तो वही यहां पर हो गया एक तरह से रेक्टेंगल, आयत का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें भी लंबाई इंटू चौड़ाई ही लगता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है, मतलब ए और ए है, तो ए इंटू ए कहने से अच्छा हम ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर कह देते हैं। तो बात करें इसके लिए क्षेत्रफल की, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए का मतलब आपको पता है भुजा। वैसे ही अगर इसके लिए हम क्षेत्रफल एरिया की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हम जो विकर्ण हैं, जैसा कि हमने देखा है कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण है, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर है, तो उस विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो हम देखते हैं। तो इसके लिए विकर्ण की लंबाई होती है भुजा इंटू √2। कैसे होती है अभी बताएंगे आपको। और इसके लिए जो विकर्ण है उस विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, तो उस विकर्ण की लंबाई हम देख सकते हैं कि विकर्ण की लंबाई होगी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला कैसे और ये फॉर्मूला कैसे आया उसको जरा समझते हैं। तो देखिएगा, आप यहां पर चाहें तो आपके सामने ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, PSR, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, वो आप त्रिभुज ले सकते हैं। आप चाहें तो PQR भी ले सकते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज है। QSR भी ले सकते हैं, QPS, चारों में से कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। तो जब हमने त्रिभुज लिया PSR वाला, जो कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें लंब पता है, परपेंडिकुलर पता है,
आधार पता है, मतलब बेस पता है इसका, तो हमें ये कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं देखूंगा तो क्या होगा, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही होगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², तो ए तो बाहर चला गया स्क्वायर रूट से, तो ए हो गया, और रूट 2 अंदर ही है, उससे ये फॉर्मूला आ गया भुजा इंटू रूट 2। सेम कंडीशन वहां पर भी लगेगी। तो वहां पर अगर हम देखें तो कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज हम ले सकते हैं। हमने ले लिया ये ई एच और जी वाला, तो ई से जी आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण है जो कि इस ई एच जी का जो है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में आ गया। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एल और बी दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो वहीं पर हमारा विकर्ण का मान आ गया। लेकिन ये आगे सॉल्व हो गया था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, इस वजह से आगे सॉल्व होकर यहां तक आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें परिमाप की, पेरीमीटर की। क्या कहता है परिमाप, देखिएगा परिमाप का मान क्या है। पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं, परिमाप निकालते हैं सबसे पहले हम वर्ग के लिए। तो वर्ग का परिमाप, स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब इसकी चारों बाउंड्री जो है उसका टोटल। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4a। वैसे ही उधर भी हम परिमाप देख सकते हैं, पेरीमीटर देख सकते हैं। तो वो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा इसकी चारों बाउंड्री जो है उसका टोटल। तो क्या हो गया, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l प्लस 2b, 2 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया क्या, l प्लस बी। चलिए बात करेंगे अब वर्ग और आयत के बाद में, हम बात करेंगे वर्ग और आयत के बाद में किसकी, वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड की। उन तीनों को देखते हैं, फिर देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। चलिएगा देखिएगा, तीनों को एक साथ देखते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए। यह है हमारा वृत्त जिसे हम कहते हैं सर्कल। इधर बात कर लेते हैं अर्धवृत्त की जिसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। फिर बात करते हैं हम किसकी, त्रिज्यखंड की। जिसे हम कहते हैं सर्कुलर सेक्टर। क्या होता है देखिएगा, जैसे कि वृत्त, सर्कल के बारे में अगर आकृति के बारे में बात करें तो वो आप सबको पता है क्या, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर काटा गया संपूर्ण चाप क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। मतलब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो कंप्लीट आर्क है वो आपका कहलाएगा वृत्त। उस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, जो कि O से लिखा जाता है। उस निश्चित दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, जिसे स्मॉल r से लिखते हैं। और उस संपूर्ण चाप की लंबाई को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, मतलब सरकमफ्रेंस। और वो जो निश्चित बिंदु है जिस पर कोण बनता है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त के बारे में बात करें, डायग्राम के बारे में। तो अर्धवृत्त के अगर डायग्राम की बात करूं तो डेफिनेटली इसका आधा होगा। तो इसका आधा करना है तो ये 360 डिग्री कोण कह रहा है, तो आधा करके 180 डिग्री कोण कर लेते हैं। तो ये आकृति बन गई आपकी इस तरीके से। ये केंद्र हो गया O, ये हो गई रेडियस R, इधर भी रेडियस हो गई R, और ये जो कोण था वो 360 की जगह नजर आ गया कितना, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो उसकी आकृति कैसी होगी, सिंपल सा हिसाब है। जैसे कि ये कोई वृत्त है आपका, इस वृत्त में से अगर आपने ये टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है, तो ये जो टुकड़ा दिख रहा है ये टुकड़ा ही आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो ये टुकड़ा हो गया आपके त्रिज्यखंड का। और यहां पर ये एंगल कितना होगा वो हमें नहीं पता है, वो हम एंगल मानेंगे थीटा। अगर ये एंगल 180 डिग्री होगा तो वो त्रिज्यखंड एक तरह से अर्धवृत्त हो गया। और यही अगर एंगल जो है केंद्र पर बनने वाला कोण जो है 360 डिग्री होगा, तो यही हमारा त्रिज्यखंड क्या हो गया, वृत्त हो गया।
तो बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो आपको समझ आ गया कि पूरे वृत्त में से अगर हम ये हिस्सा निकाल लें इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, जिसका एंगल कितना है वो पता नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का एंगल वो देता है। तो आकृति अगर हम समझें तो आकृति क्या हो गई इसकी, इस तरीके की, ये हो गया O, ये हो गई रेडियस R, ये कोण क्या है हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया ये थीटा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में। तो इन दोनों के फॉर्मूला लिखने से पहले उसके फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही इन दोनों के फॉर्मूलाज आने वाले हैं। तो क्या है इनके फॉर्मूलाज देखिएगा। तो बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले त्रिज्यखंड के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एरिया, इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड के फॉर्मूलाज पता रखने, इन दोनों के अपने आप निकल जाएंगे। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है यहां तक। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है वही होगी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, 60 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री जितनी भी दे रखी होगी वो हम काम में ले लेंगे। अब आते हैं हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल एरिया के लिए। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो यहां पर हो रहा है। बस फर्क इतना है कि जो ये कोण केंद्र पर बनने वाला थीटा हमें पता नहीं था त्रिज्यखंड में, वो अर्धवृत्त में हमें पता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण 180 डिग्री फिक्स होता है। इसी वजह से उस त्रिज्यखंड को एक नया नाम दे दिया जाता है और वो नया नाम है अर्धवृत्त। तो फॉर्मूला बिल्कुल यही अप्लाई करते हैं, बस थीटा की जगह वैल्यू जो पता है 180 डिग्री वो लिख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा का मान पता है 180 बटा ये 360, ये गया 2 बार, तो मैं कह सकता हूं फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसके लिए, वृत्त के लिए। तो अगर मैं वृत्त के लिए बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वही होगा जो त्रिज्यखंड का है। क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है, केंद्र पर बनने वाला 360 ही है, और बटा में तो 360 लिखना ही है, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। तो ये आ गया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वृत्त भी एक तरह से त्रिज्यखंड ही है, बस यहां एंगल थीटा है, वो एंगल अगर 360 डिग्री का हो गया तो आप देख सकते हैं ये जो रेडियस दिख रही है आपको, ये घूमती हुई वापस इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट चाप बन जाएगा, कंप्लीट आर्क बन जाएगा, संपूर्ण चाप बन जाएगा। तो इसका मतलब वृत्त भी एक तरह का त्रिज्यखंड ही है, बस वहां एंगल थीटा है जो कि पता नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, और यहाँ एंगल फिक्स है 360 डिग्री। तो उसी त्रिज्यखंड को एक स्पेशल नाम दे देते हैं वृत्त, जिसका फॉर्मूला वही होगा जो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब त्रिज्यखंड के लिए सेकंड फॉर्मूला के बारे में। क्या है सेकंड फॉर्मूला, यहां पर आपने क्षेत्रफल देख लिया, अब हम देखते हैं चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। चाप की लंबाई मतलब चाप कहां से कहां तक है, आप देख सकते हो चाप होता है ये जो वृत्ताकार जो सर्क्यूलर पाथ है उसे हम कहते हैं चाप। तो ये चाप हो गया ए से यहां बी तक, इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो इसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा कितना 360 डिग्री, और थीटा जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम काम में ले लेंगे। आ जाते हैं सेम अर्धवृत्त में। इसके लिए अगर मैं चाप देखूं, लेंथ ऑफ आर्क देखूं, तो वही जो सर्क्यूलर पाथ है, तो सर्क्यूलर पाथ यहां से शुरू हुआ इस तरीके से और यहां पर एंड हुआ। तो ये ए से लेकर बी जो है ये वाला पाथ, ये हमारा क्या है, सर्क्यूलर पाथ है, जो कि इसका क्या है, चाप है, आर्क है। तो इसका लिए अगर हम देखें चाप की लंबाई, तो क्या होगी इसकी चाप की लंबाई, वही होगी जो फॉर्मूला वहां लिखा हुआ, बस थीटा का मान इस बार हमें पता है क्या है, 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं 2 पाई आर थीटा है 180 डिग्री बटा में 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं 2 बार, 2 से इसे मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या आ गया, पाई आर आ गया। चलिए अब इसके लिए बात कर लेते हैं चाप की लंबाई की।
तो इसके लिए अगर मैं चाप की लंबाई देखूं तो इसके लिए चाप की लंबाई क्या होगी, वही होगी जो वहां लगी है फॉर्मूले में, बस थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 360 है। तो ये चाप क्या होगा, जो सर्कुलर पाथ है, तो यहां से स्टार्ट किया तो सर्कुलर पाथ तो ये पूरा ही दिख रहा है, तो खत्म कहां हुआ, यहीं पर हुआ, तो इसी को वापस पॉइंट दे दिया बी नाम। तो तभी तो हम कहते हैं कि संपूर्ण चाप, पूरा एक चाप बनता है, इनमें पूरे नहीं बनते हैं। तो ये चाप की लंबाई होगी ए से बी वाली, जो कि क्या होगी, वो रहा फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा है 360 डिग्री, और 360 तो नीचे फॉर्मूले में लगेगा ही, तो ये आ गया 2 पाई आर, ये होगी चाप की लंबाई। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं परिधि की। जिस प्रकार से वर्ग और आयत में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, वैसे इसमें परिधि मतलब सरकमफ्रेंस होती है। तो देखते हैं उसके बारे में। देखिएगा, परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगी। सरकमफ्रेंस वही डेफिनेशन के तौर पर तो परिमाप पेरीमीटर वाली डेफिनेशन काम आएगी कि किसी भी आकृति की जो बाउंड्री है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं। जब वर्ग और आयत पढ़ते हैं तो परिमाप कहते हैं, जब त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त और वृत्त पढ़ते हैं तो उसे हम परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो परिधि के लिए अगर मैं देखूं तो इसकी बाउंड्री का टोटल कर लीजिए, तो बाउंड्री में क्या क्या शामिल हो रहा है, एक तो ए से बी शामिल हो रहा है, जो कि क्या है, चाप की लंबाई, जो कि अभी अभी लिखी है, तो लिख लेते हैं उसे वापस, 2 पाई आर थीटा बटा कितना, 360। और क्या शामिल हो रहा है इसकी बाउंड्री में, ये अभी तो यहां से यहां पहुंचे हम, अभी क्या बाकी है, ये आर और ये आर, आर प्लस आर कितना, 2r, तो लिख लेते हैं यहां पर प्लस में 2r। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्यखंड की परिधि है वो हो गई 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री प्लस 2r। क्यों हुई है, क्योंकि परिधि मतलब उसकी आकृति की टोटल बाउंड्री जो है वो आप ले लीजिए। अर्धवृत्त में आ जाते हैं, तो इसमें भी परिधि देखनी पड़ेगी हमको, तो इसके लिए भी परिधि क्या होगी, जो इस आकृति की टोटल बाउंड्री है वही। तो क्या है बाउंड्री, एक तो ये ए से बी तक की लंबाई, जो कि चाप की लंबाई है, जो कि हमने अभी अभी निकाली है, कितनी है, पाई आर, प्लस अभी तो हम यहां तक पहुंचे, अभी क्या क्या बाकी है, ये आर और ये आर, तो कितना हो गया, 2r। तो ये लीजिए आगे इसकी परिधि सरकमफ्रेंस अर्धवृत्त के बारे में। अब बात करते हैं हम किसकी, वृत्त की परिधि, उसकी सरकमफ्रेंस के बारे में। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, इसकी बाउंड्री का टोटल, तो बाउंड्री कहां से स्टार्ट हो रही है, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये कंप्लीट इसकी बाउंड्री है, जो कि कहां खत्म हो रही है, वापस यहीं पर खत्म हो रही है। तो ये ए और बी हमने ऑलरेडी नाम दे रखा है, तो ये तो हम ये देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि उसकी चाप की लंबाई के बराबर ही आ रही है। तभी तो हमने डायग्राम बनाते टाइम एक बात बोली थी कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर काटा गया संपूर्ण चाप क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र, वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या, और वह संपूर्ण चाप की लंबाई क्या कहलाती है, उस वृत्त की परिधि कहलाती है। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन से भी परिधि चाप की लंबाई के बराबर आ गई, केवल और केवल वृत्त के लिए। और जो हम कंसेप्ट यहां पर लगाते हुए आ रहे हैं बाउंड्री के टोटल वाला, उससे भी परिधि आ गई क्या, 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूलाज आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझाया है मैंने, समझकर आपको इनको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे हमारे वर्ग के, आयत के, वृत्त के, अर्धवृत्त के और त्रिज्यखंड के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इनके क्वेश्चंस जो है उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका आयत के बारे में, क्या कह रहा है, देखिए। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 और 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सीधा आपको आंसर निकालना है, बिना लिखे भी आप इसे कर सकते हैं, इतना आसान ये सवाल है, ठीक है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले पूछा है क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, 12 है और कितनी है, 8 है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आयत होगा
उस आयत के लिए लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो लंबाई का मान चौड़ाई से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। अगर आपको कहीं पर ऐसे बोल दे कि आयत की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ ना आ रहा हो लंबाई कौन सी है, तो मानकर चलिएगा लंबाई वही होगी जिसका मान अधिक है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर क्या होगी, चौड़ाई होगी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आते हैं फिर से। आपको बोल रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल तो ये रहा, और परिमाप पेरीमीटर, जो कि आपको पता है बाउंड्री का टोटल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। तो बिना लिखे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 12 का 8 से गुणा कर ले तो ये हो गया कितना, 96। अब ध्यान रखिएगा मीटर है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई होती है इंग्लिश में अगर कहें तो मीटर स्क्वायर, और हिंदी में कहें तो वर्ग मीटर। तो ये आ गया 96 मीटर स्क्वायर इकाई इसकी, ठीक है। और परिमाप के लिए 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, तो 2L प्लस B, L है 12, B है 8, 12 और 8 को मैंने जोड़ा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 12 और 8 कितना, 20, 20 का डबल किया तो कितना, 40। और ये 40 क्या, मीटर केवल, क्योंकि जो परिमाप है और जो विकर्ण है उनकी इकाइयां मीटर सेंटीमीटर इसी तरह से होती है, और जो क्षेत्रफल है उनकी इकाइयां वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा मैच करिए आपका, 96 और 40 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है हमारे पास 9:5। अगर इसका क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप क्या होगा, हो तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर निकालना। आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है तो कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आपको कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 9:5, तो मैं देख सकता हूं 9 और 5 अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई हुई कितनी, 9x, और चौड़ाई कितनी हुई, 5x। x x कटा तो फिर से अनुपात आ गया। चलिए अब आपको क्या कह रहा है देखते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है, तो कर लेते हैं इनका गुणा। तो ये लीजिए बीच में लगा लेते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन, यहीं पर गुणा कर लेते हैं। ये लीजिए कर लिया गुणा, क्या मिल गया आपको, तो आपको मिल गया इनका क्षेत्रफल जो कि प्रश्न के अनुसार कितना है, 720 है, ठीक है। यहां तक 9 का 5 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, 45। x का x से कर लिया कितना, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर बराबर 720 बट्टा में कितना, ये 45, ठीक है। यहां तक अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 9 से चला गया 5 बार, और ये 9 से चला गया 8 बार, और ये 0 एज इट इज। 5 से और कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 से चला गया ये 1 बार, फिर कितना रह गया 3, तो फिर चला गया 6 बार। बिना लिखे भी ये कैलकुलेशन हो सकती है। x स्क्वायर बराबर 16 है, तो x बराबर आप देख सकते हैं सीधी सीधी वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 4। अब x का मान 4 आ गया, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाली जा सकती है, तो निकाल लेते हैं। हमें यही तो निकालना है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप की अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है 9x, चौड़ाई है 5x, तो 9x और 5x सीधा ही जोड़ लें तो कितना हो गया, 14x हो गया, ठीक है। अब 14x, x का मान तो निकाला ना हमने अभी, कितना आया ये 4, तो लिख लेते हैं 4 वहां पर, तो ये गुणा में लिख लिया हमने 4, तो आंसर भी आ गया आपका। 14 का 4 से गुणा कर लिया कितना, 56, और 56 का डबल कर लिया तो 112, तो ये आंसर आ गया परिमाप 112 मीटर, ठीक है। और बस यही पूछा था आपको, परिमाप 112 मीटर, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि एक आयत की एक भुजा, कौन सी भुजा हमें नहीं पता, लंबाई या चौड़ाई दोनों में से कोई एक भुजा, तथा विकर्ण की लंबाई जो है वो 40 मीटर तथा 50 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। देखिएगा क्षेत्रफल और परिमाप तो हम निकाल लेंगे अगर आयत की दूसरी भुजा भी हमें पता चल जाएगी। क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी, और परिमाप
लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल करके डबल कर लेंगे। अब हमें एक भुजा तो दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 40 मीटर, और 50 मीटर जो दे रखा है विकर्ण दे रखा है। तो अब 40 मीटर लंबाई है या चौड़ाई हमें अभी तक नहीं पता, तो दूसरी भुजा निकलेगी तब पता चल जाएगा कि 40 मीटर लंबाई था या चौड़ाई था। तो देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ये देखिएगा, ये एक है आयत आपके पास, ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें ये पता है कि भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की और हर एक अंतःकोण 90 डिग्री का है। विकर्ण कह रहा है 50 मीटर का है, ठीक है, तो विकर्ण तो कोई सा भी विकर्ण ले लो, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, डेफिनेटली बराबर होते हैं। एक भुजा जो है वो 40 मीटर की, अब कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा चौड़ाई वाली 40 मीटर की है या फिर ये वाली भुजा जो लंबाई वाली है ये 40 मीटर की है, हमें नहीं पता, तो हम किसी को भी ले लेते हैं। हमने इसको ले लिया 40 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है कि लंबाई 40 मीटर हो। अब देखिएगा आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक बन रहा है समकोण त्रिभुज जो कि ये रहा। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए हमें कर्ण पता है कितना है 50, एक बार के लिए हमने कहा कि लंब हमें पता है कितना है 40, आधार कितना होगा वो हमें नहीं पता, वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, ये लंबाई कितनी है पता नहीं, मान लिया ये कितनी है x है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं देखूंगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बिना लिखे भी ये कैलकुलेशन हो सकती है। 50 का स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर 1600, 2500 में से 1600 इधर लाकर मैं कम कर दूंगा, तो 2500 में से जब 1600 कम हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना रह गया आपके पास 900, तो 900 बराबर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 30 मीटर x की वैल्यू। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 40 हमें ये नहीं लेना था, 40 हमें लेना था कौन सा, ये, क्यों, क्योंकि बड़ी भुजा होती है जो कि होती है क्या, लंबाई, तो लंबाई कितनी है 40 और ये हमें मानना था क्या x, जो कि आ गया कितना 30। अब आपके पास उस आयत, उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है, तो जो आपको निकालना है जैसे कि क्षेत्रफल और परिमाप दोनों हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लीजिए क्षेत्रफल आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई, 40 इंटू 30 कर लीजिए, कितना हो गया 1200। और क्या पूछ रहा आपको, परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई के योगफल का दुगना, तो ये दुगना करना है हमें लंबाई और चौड़ाई के योगफल का। 40 और 30 का योगफल कितना होता है 70, तो 70 का डबल करना है, तो ये 70 का डबल कर लिया हमने 140, ठीक है यहां तक। तो मैं कह सकता हूं क्षेत्रफल हो गया 1200 मीटर स्क्वायर और परिमाप हो गया 140 मीटर, जो कि ऑप्शन में अगर देखें तो 1200 और 140 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की देखिएगा। अब क्वेश्चन वर्ग के बारे में आया है, तो क्या है वर्ग के बारे में देख लेते हैं। पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। वर्ग की लंबाई का माप है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसका विकर्ण क्या होगा बताइए। बिना लिखे भी हम सीधा आंसर टिक कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाला। तो वर्ग है, ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, कितनी है वो भुजा 10 की, तो ये लीजिए 10 आ गया, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें तो हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसका विकर्ण। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में कहूं तो वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या देखना आपको, इसका परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू 10 मतलब कितना 40 क्या सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक। फिर क्या पूछ रहा है, विकर्ण, लेंथ ऑफ द डायगोनल जो कि होती है भुजा इंटू √2, तो ये लीजिए भुजा इंटू √2। अब ये दोनों तो ठीक है, लेकिन 10 √2 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, तो मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1.414, ठीक है। ये हटेगा तो नीचे 1 0 और लग जाएगा, ठीक है। अगर आगे और लेना चाहे तो ये 1 2 3 0 लग जाएंगे, तो ये लग गए 3 0। अगर पूरी वैल्यू ले ली तो मैं देख सकता हूं 1 0 से 1 0 कट गया,
अब 100 है तो पीछे से 2 के बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। तो फाइनली मैं कह दूंगा ये 14.14 हम कह सकते। तो बस एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप आ गया 40 सेंटीमीटर और विकर्ण आ गया 14.14 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये यहां पर कॉमा रहेगा। तो 100 हो गया आपका क्षेत्रफल, 40 हो गया आपका परिमाप और विकर्ण हो गया 14.14 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। एक वर्गाकार क्षेत्र की एक विकर्ण तथा परिमाप क्या होगा अगर इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आसान है, क्षेत्रफल दे रखा है मतलब भुजा का स्क्वायर ही दे दिया आपको, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के लिए भुजा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 900 है, तो भुजा कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट कर लो 900 का, तो वो हो जाएगा 30, क्या होगा, सेंटीमीटर। अब आपके पास जब भुजा आ चुकी है उस वर्ग की, तो आपको विकर्ण और परिमाप निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम उसका क्या, विकर्ण। तो विकर्ण हमने देखा अभी अभी क्या होता है, भुजा इंटू √2, तो भुजा कितनी है 30 और ये √2। लेकिन ऑप्शन में देखूं तो ऐसा √2 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो √2 की वैल्यू ले लेते हैं जो कि होती है 1.414। तो ये ले लिया मैंने 30 मल्टीप्लाई 1.414, ये हटेगा तो आप 3 0 लगाओगे डेफिनेटली, फिर 1 0 से आप 1 0 काट दोगे और 1414 का 3 से गुणा करके और नीचे 100 है तो आप 0.2 के बाद ऐसा लगाओगे। तो देख लेते हैं, तो 3 का 4 से गुणा कितना 12, फिर 3 और 1 ये कितना 4, फिर 3 का 4 से वापस गुणा कितना 12, फिर ये लग गया 1 और ये वापस कितना 4 और ये पॉइंट लग गया 42.42 या 42.42 हम कह सकते हैं। चलिए विकर्ण है तो इकाई क्या हो गई, सेंटीमीटर। और क्या पूछा आपको इसमें, परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप भी निकाल लेते हैं, बड़ी बात नहीं है। परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप होगा इसका भुजाओं का योग। भुजाएं 4 होती है और चारों समान होती है और आ चुकी है एक भुजा 30, तो चारों भुजाओं का टोटल कितना हो गया 4 × 30 मतलब 120 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई इसके चौड़ाई का 4/3 है। ठीक है, अगर हॉल का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ये लंबाई L और ये चौड़ाई B। ठीक है, आपको कह रहा है हॉल की लंबाई इसके चौड़ाई का 4/3 है। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई का 4/3 है, तो चौड़ाई कितनी हमें नहीं पता, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 इकाई है, तो ये क्या है इसका 4/3 है, तो इसका मतलब 1 का 4/3 कितना होगा, 4/3 ही होगा। अब आपको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो इसको अगर x माने तो भी काम चल जाएगा, उससे 1 इकाई से भी काम चल जाएगा, फिर 1 इकाई का मान निकालना पड़ेगा, इतना ही फर्क है। और x मानकर चलें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको कहा आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई का 4/3 है, तो चौड़ाई का आपने x माना तो लंबाई हो गई 4x/3। अब प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो हमें पता ही है क्या होता है, लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई, जो कि दे ही रखा आपको कितना, वो दे रखा है कितना 300, तो ये ले लिया हमने 300। अब देखिएगा x का x से गुणा कितना, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको कट कर सकते हैं हम, अगर ये कट हो रहा हो तो 4 से 300 को काट लेते हैं, तो 4 से 300 जो है वो कटेगा कितनी बार, 75 टाइम्स। ठीक है, x इंटू एक्स करेंगे आप, क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर। 3 उधर जाएगा, तिरछा गुणा होकर, वज्र गुणा होकर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर, तो 75 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो 75 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होता है 225, और ये x हटेगा तो 225 कितना आ गया आपके स्क्वायर रूट होने के बाद में
स्क्वायर हटा तो उधर स्क्वायर रूट हो गया, तो ये आ गया कितना 15। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो 15 का स्क्वायर आ गया कितना 225। ठीक है, चलिए तो x का मान 15 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर यही होने वाला है जो 15 है, क्योंकि मैं देख सकता हूं अगर 4/3 ये कह रहा था, तो अगर मैं बात करता इसकी फ्रैक्शन में, तो ये चौड़ाई तो ये लंबाई इस तरह से हम कहते हैं, तो अंतर कितना 1 इकाई का, तो 1 इकाई का मान तो 15 के बराबर आया, तो वही हमारा अंतर होगा। फिर भी सॉरी 5 आएगा, जो भी है देख लेते हैं अभी। जैसे कि अगर मैं कहूं चौड़ाई कितनी x है, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास 15, और लंबाई कितनी है इसकी 4/3, तो 15 का 4/3 अगर हम देखें तो ये आ गया कितना 20। 15 का 4/3 किया तो कितना आ गया 2020। अब आपको 15 और 20 का अंतर बताना है, जो कि 5 का होगा। 5 का होगा तो इनमें से कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं आंसर होगा 5 मीटर। यही आपको पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, तो जब चौड़ाई आ गई 15 तो लंबाई आ गई आपके पास कितना 20। 15 और 20 का अंतर होता है कितना 5 का, तो हम कह सकते हैं कि L - B बराबर आया 5 मीटर। चल रहा है या सेंटीमीटर, मीटर चल रहा है, तो 5 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं मिला, तो नन ऑफ दीज कर दिया हमने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए 7वां सवाल आपको कह रहा है अगर वृत्त की त्रिज्या 7/पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और दशमलव में देखें तो 3.414 इस तरह से चलती है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन पाई में नहीं होंगे तो पाई की वैल्यू लेकर चलेंगे 22/7, और अगर ऑप्शन पाई में ही होंगे तो पाई को 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वृत्त की त्रिज्या है 7/पाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि ये त्रिज्या की बात कर रहा है, तो त्रिज्या केवल सेंटीमीटर मीटर इस तरह से होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है ये आते हैं क्षेत्रफल के लिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी है 7/पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है जो कि है 7/पाई सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है आपको पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल। 1 सेकंड में निकाल सकते हैं हम। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है वृत्त के लिए, पाई r²। r मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस, जो कि क्या होगी 7/पाई का स्क्वायर। सिंपल है। तो 7 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होगा 49, और पाई का स्क्वायर आप करोगे तो ये पाई²। पाई से ये पाई गया तो आंसर आ गया 49/पाई। क्या ऑप्शन में 49/पाई है, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर होगा। और जैसा कि पूछा क्या गया है क्षेत्रफल, तो इकाई सेंटीमीटर नहीं होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिएगा 8वां सवाल आपको कह रहा है अगर वृत्त की परिधि का मान सरकमफ्रेंस की वैल्यू 30/पाई है, तो इसकी रेडियस त्रिज्या क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है वृत्त की परिधि, अगर सरकमफ्रेंस की मैं बात करूं तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr ये होती है, जो कि बराबर दे रखी है किसके बराबर 30/पाई के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है 15। आप रेडियस अगर निकालने बैठे, त्रिज्या अगर निकालने बैठे, तो पाई कहां चला जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 15/पाई इंटू पाई मतलब पाई²। ठीक है, यहां तक क्या पूछा गया है, त्रिज्या ही पूछी गई है, और किसमें है ये इकाई नहीं दी है। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर ले लेते। तो रेडियस आ गई 15/पाई², जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ सर्कल आपके इसकी परिधि के माप के बराबर हो,
इक्वल हो किसके, सरकमफ्रेंस के, तो आपको पूछ रहा है उसका व्यास क्या होगा, डायामीटर क्या होगा। व्यास को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायामीटर। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्यास होता क्या है, फिर निकालते कैसे वो तो बाद में बात करेंगे। देखिएगा ये वृत्त है आपके सामने, ठीक है, ये केंद्र हुआ और ये उसकी हो गई त्रिज्या। और अगर इधर भी हम त्रिज्या कर दें तो ये जो यहां से यहां तक की लंबाई है ए से बी तक की, वो कहलाती है इसका व्यास, मतलब डायामीटर। और व्यास का मान, उसकी लंबाई कितनी है वो आप देख सकते हैं प्रश्न में, वो होती है त्रिज्या की 2 गुनी। तो हम कह सकते हैं डायामीटर मतलब व्यास जो है वो 2r होता है, रेडियस का डबल। और अगर व्यास की डेफिनेशन देखनी है तो हम कहेंगे इस तरह से कि किसी भी वृत्त में खींची गई बड़ी से बड़ी जीवा उसका क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और जीवा क्या होती है, किसी भी वृत्त में खींची गई सीधी रेखा जिसके दोनों किनारे उस वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हो। जैसे कि ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। लेकिन बड़ी से बड़ी अगर मैं जीवा की बात करूं तो बड़ी से बड़ी जीवा वही होगी जो केंद्र से होकर निकलेगी। तो वो बड़ी से बड़ी जीवा जो मैं केंद्र से होकर निकालना चाह रहा हूं, ये भी कह सकता हूं, ये भी कह सकता हूं, ये भी कह सकता हूं। तो केंद्र से होकर निकलने वाली जो जीवा होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जीवा होती क्या है, वृत्त के अंदर खींची गई सीधी रेखा जिसके दोनों किनारे उस वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही उसका क्या होता है, व्यास। और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो व्यास को कहते हैं डायामीटर, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। प्रश्न के अनुसार दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिख लिए तो मैं देख सकता हूं आर से ये आर कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो इधर आर और ये बराबर कितना, 2, क्या है, सेंटीमीटर। तो रेडियस आई है मेरे पास 2 सेंटीमीटर। मुझे क्या त्रिज्या पूछा गया है, नहीं, मुझे पूछा गया उसका व्यास, जो कि मैं देख रहा हूं त्रिज्या का क्या होता है, डबल। तो त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो व्यास डबल मतलब 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो होगा इसका डबल मतलब 4 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 10 आती तो उत्तर कितना होता, 20। अगर त्रिज्या 15 आती तो उत्तर कितना होता, 30। और अगर त्रिज्या 2.5 आती तो डायामीटर व्यास कितना होता, डबल मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अभी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं हमारे पार्ट फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि जब वृत्त की त्रिज्या को 100% से घटाया जाता है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जो है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब क्या उसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्या उसमें चेंजेस हो जाएंगे, वो हमें बताना है। तो अगर 100% से घटा दिया मतलब अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर थी तो 100% से घटाने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसकी रेडियस को 0 कर देना। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर थी और आपको कहे कि 100% बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया मतलब डबल कर देना। तो 5 की जगह 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या हो जाना। लेकिन ये तो कह रहा है 100% से घटा दिया, तो घटा दिया मतलब जैसे कि अगर रेडियस मतलब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर थी तो 100% से घटा देना मतलब 15 का 100% 15 ही होगा। घटा देना मतलब 15 में से 15 कम कर देना। तो सेकंड वाली कंडीशन में तो रेडियस त्रिज्या क्या होगी, 0 सेंटीमीटर होगी। तो जब त्रिज्या ही नहीं रही तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, वो भी 100% से पूरा पूरा घट गया। तो सिंपल सा आंसर हम कहेंगे कि 100% क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 15 का 100% निकालो या कितनी भी आपको त्रिज्या दे रखी है, कितने भी सेंटीमीटर मीटर की दे रखी है, तो इतना तो हमें पता है 100% का मतलब होता है वही वैल्यू। तो अगर 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 100% से घटा दिया तो 0 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दी, तो पहले तो उसका क्षेत्रफल क्या था, अगर 50 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो
तो उसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर। और अब जो त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है उसे 100% से घटाया गया है, तो इसका मतलब 0 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दी गई है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, पाई 0 का स्क्वायर, मतलब वो 0 ही होना। जब त्रिज्या ही 0 हो गई तो फिर वृत्त कहां रहा, बना ही नहीं। तो पहले से क्या हो गया, 100% उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 0 पर आ गया। तो हम कहेंगे 100% वो घट जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे सेकंड पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।